शर्मा परिवार जो राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, रात के अंधेरे में एक रहस्यमय अनुभव का सामना करता है जब रिया को अचानक एक खाली बर्थ से फुसफुसाने की आवाज़ आती है। उसकी जिज्ञासा उसे उस बर्थ तक ले जाती है। वो उसे एक पुरानी फटी हुई डायरी उस बर्थ के पास मिलती है जो अनुरुद्ध शर्मा नामक एक यात्री की थी, जो सालों पहले गायब हो गया था। जैसे ही रिया डायरी पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि उस यात्री की बेबसी और डर की कहानी अब उसके सामने जीवित हो रही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बजे का समय था। शर्मा परिवार, रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन और बेटी रिया बम्बई से जाने वाली जयपुर ट्रेन में बैठी थी। राजधानी एक्सप्रेस में अपनी यात्रा कर रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, बहुत तेज गति से। आज आधे से ज्यादा यात्री रात को सो चुके थे और ट्रेन की खड़खड़ाहट के अलावा चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा था। रिया अपनी ऊपर बर्थ पर लेटी हुई थी जब उसके माता पिता नीचे आराम कर रहे थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए रिया को नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय के बाद अचानक उसे ऊपर की खाली बर्थ से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। उसने सिर घुमाकर उस बर्थ की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की रोशनी में खाली बर्थ पर सिर्फ धूल की परत नजर आ रही थी। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। ट्रेन, आवाज और रात के माहौल की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने अपने सिर के नीचे तकिया लगाया और लेट गई, लेकिन कुछ ही पल के बाद फिर से फुसफुसाने की आवाज आई। इस बार थोड़ी सी साफ आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से उठकर अपनी माँ सुमन को जगाया, लेकिन वो गहरी नींद में थी। उसके पिता रमेश भी खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर रिया ने खुद जाकर उस बर्थ की जांच करने का फैसला किया। रिया धीरे धीरे उठी और ऊपर की बर्थ तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर पर हावी हो चुका था। उसने धूल से सने गद्दे को सरकाया और उसके नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। डायरी पर जगह जगह धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे काफी समय तक संभाल कर रखा हो। रिया ने डायरी उठाई और बर्थ पर ही बैठ गई। पन्ने पलटने लगी। उसमें एक नाम लिखा था, अनुरुद्ध शर्मा। पढ़ते पढ़ते रिया को समझ में आने लगा कि यह डायरी किसी यात्रा करने आए यात्री की है, जो इस ट्रेन में सालों पहले सफर करने आया था और अचानक गायब हो गया। डायरी के पन्नों पर उसकी बेबसी और डर की दास्तान साफ लिखी हुई थी, क्योंकि मेरी आवाज़ सुन सकता था। रिया ने अचानक वही फुसफुसाने के पास फुसफुसाने की आवाज़ महसूस की। उसकी सांसें थम गई। डायरी के पन्ने हवा से अपने आप पलटने लगे। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन की खड़खड़ाहट और डायरी के पन्नों की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी आवाज भी भयानक लग रही थी। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाह डायरी के उन अजीब गरीब पन्नों पर जमी हुई थी। पापा और माँ नीचे आराम से सो रहे थे। रिया ने उन्हें आवाज देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जगे नहीं। उसे लगा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। फिर वो सोचने लगी कि डायरी को पढ़ने का ये सही वक्त नहीं है। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी स्टेशन पर रुकने वाली हो। रिया ने खिड़की से झांककर देखा तो बाहर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं था, मतलब ट्रेन अब जंगल में खड़ी थी। केवल घने पेड़ और वीरान मैदान दिख रहे थे।
रिया ने धीरे से डायरी बंद कर दी और नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में जमी सीलन की यह गंध धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैलने लगी। रिया घबराकर चारों ओर देखी। बाकी यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन रिया को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत करीब से उसे कोई देख रहा हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन कानों में हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। बस ट्रेन की गड़गड़ाहट शुरू हुई। रिया खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद ये सब उसकी थकान का एहसास हो सकता है। थकान की वजह से, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करना था उन्हें अभी ट्रेन में। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। उसके मोबाइल स्क्रीन अचानक खुद ही चमकने लगी। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर से मैसेज आया था, मुझे ढूंढो। जयपुर आने से पहले रिया का शरीर शहर उठा। उसने तुरंत फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद ही नहीं हो रही थी। उसने घबराकर फोन को बर्थ पर फेंक दिया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इतने में पापा की नींद खुल गई। उसने उठकर पूछा कि क्या हुआ रिया, तुम ठीक तो हो? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से शब्द आवाज निकल ही नहीं रही थी। क्यों इतना परेशान दिख रही हो? सुमन ने चिंतित से पूछा। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा मैं घबरा गई थी, शायद सफर बहुत लंबा है ना इसलिए। सुमन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, कहा, थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो। रिया ने हामी भरी, लेकिन उसका ध्यान अब भी उस मैसेज और डायरी पर था कि कौन है जिसने मैसेज किया। क्या डायरी का कनेक्शन है इस फोन में आए मैसेज से? ये रिया, इसके दिमाग में ये बात चल रही थी, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में ही ये सब हो रहा था। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। रिया ने खुद को संभालते हुए बोतल से पानी पिया, लेकिन उसका गला अब भी सूखा हुआ था। ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और खिड़की के बाहर अंधेरे में बिजली के खंभे तेजी से गुजर रहे थे। अंदर में माहौल पहले जैसा माहौल अंदर का था ही नहीं, लेकिन रिया के दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। हर चीज उससे असामान्य लग रही थी। पापा रमेश अपनी बर्थ पर दोबारा लेट गए और माँ सुमन में धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी। रिया चाहती थी कि वो भी सब कुछ भूलकर सो जाए और सुबह उठे, लेकिन उसका दिमाग उस अनजान मैसेज और फुसफुसाने की ओर बार बार जा रहा था। उसने अपने मोबाइल को उठाया और दोबारा मैसेज चेक करने की कोशिश की। स्क्रीन पर इस बार कुछ नहीं था। वो अजीब मैसेज गायब हो चुका था। क्या ये सच में हुआ था या मैं बुरी तरह वहम में था? रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने खुद को संभाला। फिर रिया ने खिड़की से बाहर झांकने का फैसला किया। ट्रेन अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर वीरान रास्ते और सूखे खेत नजर आ रहे थे। कहीं पर दूर पेड़ दिखते, कहीं पर नहीं दिखते, लेकिन रात की काली परछाइयां जैसे लग रही थी। हवा में कोई परछाई घूम रही हो। तभी रिया को खिड़की के शीशों पर किसी की परछाई का एहसास हुआ। मतलब परछाई दिखी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें ट्रेन की शीशे पर कुछ ना कुछ परछाई दिख जाती है। रिया ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने झट से पर्दा खींचा और बर्थ पर बैठ गई। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है रिया? एक धीमी सी आवाज आई उसके कानों में। इस बार ये ट्रेन की गड़गड़ाहट से बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई पास ही फुसफुसा रहा हो। रिया ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। ये सिर्फ मेरी कल्पना है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन तभी ट्रेन एक बार फिर झटका खाकर अचानक धीमी हो गई। रिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुकी थी। कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर फैले हुए खेत नजर आ रहे थे।
ट्रेन का रुकना अजीब था क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस बिना किसी स्टेशन के रुकती नहीं है। बाकी यात्री अब भी गहरी नींद में थे। वो ट्रेन यहाँ क्यों रुकी? रिया ने खुद से सवाल किया। उसने नीचे की बर्थ पर सोए पापा को हिलाया। पापा, ट्रेन रुक गई है, रमेश ने आग मसलते हुए कहा। कहाँ रुक गई है? पता नहीं पापा, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रमेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। लगता है कि कोई सिग्नल इशू होगा, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, उन्होंने वापस लेटते हुए कहा। थोड़ी ही देर में ट्रेन चलने लगी। बाकी यात्री भी अब हलचल में आ गए थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो कुछ आसपास आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया ने देखा कि अगले डिब्बे से एक ट्रेन अर्जेंट तेजी से उसकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। कि क्या हुआ? रमेश उससे पूछा। हम चेक कर रहे हैं कि ट्रेन क्यों रुकी है। सबको डिब्बे के अंदर ही रहने के लिए कहा गया। रिया को इस बात से और ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने माँ सुमन की ओर देखा जो अब पूरी तरह जग चुकी थी क्योंकि सुमन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मी, पता नहीं लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, रिया ने कहा। मम्मी ने कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो ट्रेन के साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सुमन ने उसे समझाने की कोशिश की। रिया को समझ में आ गई बात, लेकिन उसका ध्यान अब भी खिड़की की ओर था। तभी उसे एक परछाई दूर पटरी के पास चलती हुई दिखाई दी। उसने गौर से देखा, कोई व्यक्ति सफेद कपड़ों में धीरे धीरे पटरियों के पास चल रहा था। रिया की आंखें पटरी के पास चल रही उस सफेद परछाई पर टिकी रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की बंद थी, शीशे से तुम देख सकते थे बाहर, लेकिन अजीब पूरे शरीर में हलचल मच रही थी, कुछ अजीब सा। रिया, क्या देख रही हो? सुमन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। कुछ नहीं मम्मी, वो देखो, रिया ने धीमी आवाज में बोला। पटरी की ओर इशारा किया, लेकिन जब सुमन ने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं वहां। सुमन ने उसे आश्वासन दिया। बेटा, तुम थक गई हो, परेशान मत हो, ऐसा लग रहा है। रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसने क्या देखा? क्या वह सच में था या उसकी कल्पना या उसका वहम? कुछ पता नहीं चल रहा था। सिग्नल प्रॉब्लम है, रेलवे वाले कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। रिया ने बेबसी से सहमत में सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसकी तरफ था जहां उसने वो परछाई देखी थी। तभी ट्रेन बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। ट्रेन से आई अचानक चीख। सब लोग घबरा गए। वो आवाज इतनी जोरदार और भयानक थी कि डिब्बे में हर कोई सहम गया। क्या हुआ? रमेश ने तुरंत खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। रिया घबराई हुई आवाज में कहा, मैं जाकर देखता हूँ। रमेश उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सुमन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रमेश जी, मत जाइए, पता नहीं बाहर क्या हो सकता है। लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह दरवाजा खोलकर सीधे नीचे उतर गए। रिया और सुमन घबराई हुई थी, उनके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंची। बाहर का दृश्य और भयानक था। ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ट्रेन की पटरी नजर आ रही थी। तभी रिया ने देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली परछाई अब पटरी के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में अजीब तरीके से उठ रहे थे। पापा, वहां मत जाइए, रिया ने चिल्लाकर रमेश को रोका। रमेश ने भी उस परछाई को देखा और बुदबुदाने लगा कि ये कौन है। उन्होंने चौंक कर पूछ लिया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। चिल्लाकर बोली, पापा वापिस ट्रेन के अंदर आइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रमेश उस परछाई की ओर बढ़ने लगा। सुमन घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमेश आगे बढ़ चुका था। रिया की आंखें अब उस परछाई पर गड़ी थी जो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ आने लगी थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। पापा जल्दी वापस आइए, कांपती हुई आवाज में रिया ने कहा। सुमन ने भी कहा, रमेश वापस आइए, एक पल के लिए वहां मत देखिए। लेकिन तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। रिया सुमन दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया।
आसपास का माहौल इतना अजीब और डरावना हो चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। रमेश थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच उसने क्या देखा। रिया और सुमन की आंखों में डर साफ छलक रहा था। हवा और तेज हो चुकी थी और ट्रेन चारों ओर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी ट्रेन के आसपास। पापा वापस आ जाइए, रिया ने लगभग रोते हुए कहा। रमेश ने खुद को संभाला और तेजी से वापस आया। ट्रेन की ओर लौटने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी बेचैनी दोनों ही थी। रमेश घबराया हुआ था कि ये क्या देख लिया मैंने। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, ट्रेन ने सिग्नल दिया, तभी दौड़कर वहां पहुंचे। आप नीचे क्यों उतर रहे हैं? ट्रेन के जो टीटी थे उन्होंने देखा कि रमेश नीचे है। उन्होंने बोला कि आप नीचे क्यों उतरे? यहाँ मैंने मना किया था ना उतरने के लिए। टीटी की बात सुनकर रमेश घबराया। फिर रमेश ने पूछा कि क्या खराबी है? टीटी ने कहा ट्रेन में किसी तकनीकी खराबी की वजह से रुक गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। टीटी की यह बात सुनकर सब घबरा गए कि सुबह तक? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा अच्छा ठीक है। एक पल के लिए चेहरा अजीब हो गया था रमेश का। उसने इधर उधर देखा, फुसफुसाया, कहा सर यहाँ आपको कोई नजर आया? मैंने किसी को देखा था। यहाँ पे एक हल्की सी घटना घटी थी, कुछ अजीब सा हुआ था। यहाँ पे कोई सामने था सफेद कपड़ों में। टीटी ने बोला मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि ट्रेन से नीचे मत उतरना, लेकिन तुम क्यों उतरे? रिया का दिल बैठ गया। उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अंदर चलिए। रमेश ने बिना कोई विरोध किए उसका हाथ थाम लिया और तीनों जल्दी से डिब्बे के अंदर लौट आए। सुमन ने पानी की बोतल उठाकर रमेश को दी। हमने अपने डर का सामना किया था, सुमन ने कांपते हुई आवाज में कहा। रमेश बोला तू चुपचाप बैठी रहे। इतना भयानक चेहरा, अजीब सा सफेद कपड़ों वाला, तुझे नहीं पता? रिया अपनी बर्थ पर बैठ गई और बार बार खिड़की की ओर देखने लगी। ट्रेन में बाकी यात्री भी अब जग चुके थे। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। ये ट्रेन अब भी क्यों रुकी है? इतना टाइम हो गया, ट्रेन चल क्यों नहीं रही थी? सभी यात्री एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। किसी ने रेलवे वाले को फोन करने का सोचा। दूसरी यात्री ने सुझाव दिया। तभी अचानक पूरे डिब्बे की लाइट झपकने लगी। यात्रियों के बीच खलबली मच गई। कोई मोबाइल को जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी टीटी को बुलाने के लिए चिल्ला रहा था कोई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। लाइट्स की झपकी के बीच उसे एक बार फिर वही परछाई खड़ी दिखाई दी। ये सब क्या हो रहा है? रिया ने कांपते हुए पूछा। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस रिया तो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन पूरे ट्रेन के डिब्बे में लाइट का इशू था। लेकिन रिया को लग रहा था कि यह मामला सिर्फ लाइट का नहीं, ट्रेन का माहौल अब पूरी तरीके से बदल चुका था। अजीब सी ठंडक और धीमी पड़ गई थी। तभी अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रमेश ने घबरा कर पूछा। रिया ने ध्यान से सुना। अगले डिब्बे से आवाज आ रही है। पापा मुझे लगता है कि कोई बच्चा शायद रो रहा है। रिया ने कहा मैं देखती हूँ। रमेश ने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सुमन ने भी रमेश को रोका, हाथ पकड़ लिया, लेकिन रमेश ने अनमन ढंग से रिया का हाथ छुड़ाते हुए कहा ऐसे कैसे बैठे रहेंगे? कोई बच्चा रो रहा है वहाँ पर, उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी आवाज़ में एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। सुमन ने फिर रोकने की कोशिश की। रमेश जी कुछ बड़बड़ाए। मत जाइए, रेलवे स्टाफ ने मना किया है ना। रिया ने भी कहा पापा प्लीज मत जाइए, ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश किसी की सुन नहीं रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अगले डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। रिया और सुमन दोनों घबराई हुई थी, उनके पीछे पीछे चल दी। बच्चे की रोने की आवाज़ अब और तेज हो गई थी, इतनी दर्दनाक कि करुणा की रिया के सीने में अजीब सा बोझ
महसूस होने लगा था। डिब्बे में घुसते ही माहौल और अजीब हो गया। वहाँ सारी लाइटें बंद थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। यात्रियों की सीट लगभग सारी खाली थी, जैसे वहाँ पर कोई बैठा ही ना हो। ये लोग कहाँ चले गए? सुमन ने पूछा सबसे। लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी उस डिब्बे में एक भी यात्री नजर नहीं आया। आ रही थी तो सिर्फ उस बच्चे की रोने की आवाज। अजीब बात थी कि डिब्बे की खिड़कियां पूरी तरीके से बंद थी, फिर भी हवा का ठंडा झोंका लगातार महसूस हो रहा था। रमेश अब भी बच्चे की आवाज की दिशा में बढ़ रहे थे। पापा रुक जाइए, रिया ने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो डिब्बे के आखिरी छोर तक पहुंच गए, जहां बच्चे की रोने की आवाज तेज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली बर्थ और उसके चारों ओर सन्नाटा। रिया की सांसें थम गई, सुमन की सांसें रुक गई। ये कैसे हो सकता है? दोनों खुद से बड़बड़ाने लगे। हमने तो साफ आवाज सुनी थी, सुमन ने सहमति देते हुए कहा। रमेश भी चौंक गए, ये सब समझ में नहीं आया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तभी ट्रेन झटका खाकर फिर से रुक गई। इस बार झटका इतनी जोर था कि रिया बर्थ से टकरा गई। अब क्या हुआ? सुमन ने घबराकर पूछा। रिया ने अपने सिर को हिलाया, खिड़की की ओर देखा। ट्रेन एक वीरान जगह पर रुकी हुई थी। बाहर दूर तक कोई स्टेशन नहीं था, बस सूखे पेड़ और पत्थरी जमीन फैली हुई थी। चांद की हल्की रोशनी इस वीरान को और भयानक बना रही थी। ट्रेन में रमेश ने गार्ड को ढूंढने का फैसला किया। मैं जाकर देखता हूँ कि ये ट्रेन क्यों रुकी है, तुम लोग यहीं रहो, उन्होंने सख्त लिहाज से कहा। लेकिन रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप नहीं जाएंगे, ये सब ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा है बिल्कुल। रमेश ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और वहीं बैठ गए। बाहर का सन्नाटा ट्रेन के अंदर तक घुस चुका था। हवा भारी हो चुकी थी। अचानक डिब्बे के पिछले हिस्से से खटखटाने की आवाज आने लगी। अब ये क्या है? सुमन ने घबरा कर पूछा। शायद कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, रमेश ने अंदाजा लगाया। रिया ने महसूस किया कि उसकी धड़कन तेज हो गई। डिब्बे में अब भी बाकी यात्री नहीं लौटे और ये खटखटाने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। रमेश ने आवाज की दिशा में देखते हुए कहा, शायद कोई यात्री गलती से बाहर रह गया हो, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं पापा, आप मत जाइए, रिया ने घबरा कर कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। सुमन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश रुका नहीं। रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उसी आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। रिया, सुमन अब भी अनचाहे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ट्रेन की रोशनी अब और मंद हो चुकी थी। डिब्बे में हवा का माहौल बहुत ठंडा था। तेजी से हवा आ रही थी और खटखटाने की आवाज तो लगातार तेज होती जा रही थी। डिब्बे के पिछले हिस्से में पहुंचते ही रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। ये कैसे बंद हो सकता है? उन्होंने अजीब सी उलझन में कहा। ये दरवाजा तो यार हमेशा खुला रहता है, रिया ने फिर से डरावनी आवाज में कहा। रात पटरी और घने अंधेरे में डूबे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका रमेश के चेहरे से टकराया। ये कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सुमन चिल्लाई। रमेश ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन तभी रिया ने देखा कि ट्रेन के ठीक पटरी के किनारे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। हम ट्रेन के डिब्बे में खड़े होकर गेट के पास देख रहे थे हम तीनों। उसका शरीर हिल नहीं रहा था और चेहरा स्पष्ट ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। पापा वो देखो, रिया ने कांपते हुए इशारों में कहा। रमेश ने उसे देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। क्या देख रही हो? रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। वो कोई दिख रहा है पापा आपको? वहाँ पर कोई खड़ा है? मुझे तो साफ दिख रहा है। सुमन ने भी बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रिया, तुम्हें शायद भ्रम हो गया है। नहीं मम्मी, वो साफ दिख रहा है, मैं देख सकती हूँ। लेकिन वो आकृति अब करीब आ चुकी थी। उसके सफ़ेद कपड़े हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। करीब आ रही थी। रिया ने घबरा कर कहा। आवाज़ टूटने लगी। मम्मी पापा जल्दी अंदर चलो, गेट बंद करो।
रमेश ने सख्ती से कहा। उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुमन भी उनके पीछे पीछे भागते हुए आई। डिब्बे में वापस आकर तीनों एक ही बर्थ पर बैठ गए। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुमन ने उसका हाथ थामा। तुम्हें बुखार तो नहीं है रिया? रिया ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे बुखार नहीं है, मैंने सच में देखा वहाँ कोई था। रमेश ने गंभीरता से कहा, ऐसी वीरान जगहों पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। तुम बेटी मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ट्रेन का अंदर का माहौल अजीब सा लग रहा था। बाकी यात्री अब तक अपने डिब्बों में वापस लौटे नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि सबके सब कहाँ गायब हो गए। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी डिब्बे के अगले हिस्से में किसी के भागने की आवाज आई। रिया का दिल फिर से जोर से धड़का कि अरे अब क्या हुआ। उसने, रमेश और सुमन ने भी वो आवाज सुनी। रमेश तुरंत उठे, शायद कोई घबरा कर भाग कर आ रहा हो, मैं देखता हूँ। लेकिन इस बार रिया ने उन्हें रोका नहीं। अब उसके भीतर इतनी गहरी डर बैठ चुका था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब काल्पनिक है या रियल या वास्तविक या सिर्फ उसका भ्रम। रमेश अगले डिब्बे की ओर तेजी से बढ़ गए। रिया और सुमन ने डर के बावजूद उनका पीछा किया। डिब्बे का माहौल अब पहले जैसा अजीब लग रहा था। वो रोशनी बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। बाकी यात्री भी अब नहीं थे। हर कदम के साथ रिया का दिल जोर से धड़क रहा था कि एक तो डिब्बा खाली, सारे यात्री गायब। गए तो गए कहाँ? डिब्बे के उस छोर पर पहुंचते ही रमेश ने देखा एक व्यक्ति जो शायद रेलवे का स्टाफ था, जमीन पर बैठकर कांप रहा था। उसकी वर्दी अस्त व्यस्त थी और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ? रमेश ने झुककर उससे पूछा। उस व्यक्ति ने कांपते हुए इशारे में कहा कि वहाँ मैंने कुछ देखा है। उसकी आवाज़ टूटी जा रही थी, टूटी फूटी आवाज़ आ रही थी। रमेश ने पूछा, कौन है वहाँ? किसको देखा? व्यक्ति कुछ कहने की हिम्मत में नहीं था। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ जोर से हिली और अजीब सी आवाज़ के साथ फिर रुक गई। इस बार ट्रेन में रोशनी पूरी तरीके से बुझ गई। डिब्बे में बहुत अंधेरा छा गया। पापा, रिया ने घबराकर चिल्लाया, मैं यहीं हूँ। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया। सुमन की आवाज़ भी कांप रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अंधेरे में अचानक से धीमी लेकिन भयानक फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, कुछ कह रहा हो। रिया का गला सूख गया। पापा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रमेश ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें के सामने अंधेरा था। रमेश बेचारा क्या बोलता। तभी अचानक एक तेज रोशनी ट्रेन के बाहर से अंदर झांकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर एक बहुत बड़ी फ्लैश लाइट जलाई हो। ये क्या है? सुमन ने कांपते हुए पूछा रमेश से। रमेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गई। तभी वो रोशनी धीरे धीरे ट्रेन के हर हिस्से में फैलने लगी। अजीब बात यह थी कि इस रोशनी के साथ ट्रेन की पटरियों पर एक अजीब सी सरसराहट भी सुनाई देने लगी। रिया का दिल बैठ गया। उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। रमेश ने भी इस बार उसकी बात से चिंता जताई। चलो अगले स्टेशन तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, ट्रेन का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रिया चिल्लाई, नहीं, यह कैसे हुआ? रमेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से जाम हो चुका था। तभी अचानक पिछले डिब्बे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई। पिछले से वो टीटी आ रहा था। वो भी घबराया हुआ था। वो टीटी और रमेश दोनों मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। फिर दोनों ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। तब जाके दरवाजा खुला और दोनों एक स्टेशन पर उतर गए। तो ये थी आज की कहानी, रिया की जुबानी, जो जयपुर वाले रास्ते पर जा रहे थे ट्रेन से और उनके साथ ये हादसा हुआ।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।